नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से गद्य खंड से पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिसे लिखा है शरद जोशी जी ने। इस पाठ से संबंधित नए शब्दों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ। आपकी सुविधा के लिए अंग्रेज़ी में भी इसका अर्थ दे रही हूँ। साथ ही मैंने पाठ में इन शब्दों को हाईलाइट भी किया है ताकि आप आसानी से इसके अर्थ यहाँ पर देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस पाठ में या इस व्यंग रचना में लेखक अतिथि से पूछ रहा है, जो मेहमान आया है उससे पूछ रहा है कि तुम वापस कब जाओगे। जबकि हम लोग अतिथि से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप और रुकिए, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर समझते हैं कि लेखक के मन में यह भाव क्यों उत्पन्न हुए। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आगमन मतलब आने के, चतुर्थ मतलब चौथे। तो लेखक कह रहा है कि आज तुम्हें आए हुए, मेरे घर में रुके हुए 4 दिन हो गए हैं और मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा है, घुमड़ रहा है मतलब उठ रहा है कि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र, बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के आराम से यहाँ पर सिगरेट पीते हुए बैठे हुए हो, पर तुम्हारे सामने ही एक कैलेंडर लगा है जिस पर जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जब कैलेंडर हलता है तो वो तारीखें तुम्हें रिस्पेक्टफुली कह रही हैं कि अब टाइम आ गया है तुम्हारे जाने का, अब टाइम आ गया है तुम्हारे जाने का। साथ ही लेखक ये भी कह रहा है कि पिछले 2 दिनों से, विगत मतलब पिछले 2 दिनों से वह रोज उसे दिखाकर, मतलब मेहमान को दिखाकर डेट बदल रहा है, तारीखें बदल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वह समझ जाए कि बहुत दिन हो गए हो। और वह कह रहा है कि अगर तुम्हें प्रॉपर मैथ आता हो तो तुम्हें पता होगा कि आज चौथा दिन है तुम्हारा मेरे घर में, कंटिन्यूस तुम्हारा मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। चौथा भारी दिन क्यों बोला, क्योंकि उसके लिए यह बहुत मुश्किल हो रहा है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, पर दिख ही नहीं रहा है कि तुम शायद जाने वाले हो। अब उसके लिए राइटर एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो यहाँ राइटर कंपैरिजन कर रहा है उन एस्ट्रोनॉट से जो चांद पर पहली बार गए थे, पर वहाँ पर वो पहली बार जाने पर भी इतने दिन नहीं रुके थे, जबकि उन्होंने लाखों मील लंबा रास्ता तय किया था, इतना आसान नहीं था। और यह जो मेहमान है, यह कुछ ही दूरी से यहाँ पर आया है, छोटी सी यात्रा करके उसके घर आया है, पर फिर भी तुम्हारे कमल जैसे जो चरण है, मतलब वो चरणों को फूलों की उपमा दे रहा है और कह रहा है कि तुमने अपने पैर मेरे घर पर, मेरी ज़मीन पर रख दिए हैं, और ना केवल रखे, तुमने मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बना लिए हैं। और यही नहीं, अब तुम्हें मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति है, मेरी आर्थिक सीमा है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ या मेरी लिमिट क्या है, इसका भी पता चल गया है। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि अब यह उच्च समय, हाई टाइम हो गया है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी, मतलब तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आ रही। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था।
अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। तो राइटर कह रहा है कि जिस दिन तुम मेरे घर आए थे तो मेरा दिल धड़कने लगा था, मुझे घबराहट होने लगी थी, कुछ अनहोनी होने वाली है, अज्ञात मतलब जो मुझे मालूम नहीं है, अनजान अनहोनी होने वाली है, ये सोच के मेरा दिल धड़क गया था। और मेरी जेब में जो बटुआ था वो भी डर गया था, मतलब पैसे खर्च ना हो ज़्यादा, इस डर से वो काँप गया था। उसके बावजूद कि अब मेहमान आए हैं तो उनकी खातिरदारी में, उनकी मेहमान नवाजी में बहुत खर्च करना पड़ेगा, पर फिर भी उस टेंशन को या उस प्रॉब्लम को ध्यान में न रखते हुए मैंने बहुत प्यार के साथ, स्माइल के साथ आपका स्वागत किया था, आपके गले मिला था और मेरी पत्नी ने भी आपको रिस्पेक्टफुली नमस्ते कहा था, प्रणाम किया था। और उस दिन हमारे घर में रात का खाना खास बना था, जिसको उच्च मध्यम वर्ग में डिनर कहते हैं, मतलब हाई सोसाइटी में जिसे डिनर कहते हैं उस टाइप का खाना हमने बनाया था, जिसमें 2 सब्जियां थी, एक रायता था और स्वीट था, जबकि रोज़मर्रा के जीवन में हम इतने प्रकार नहीं बनाते हैं। और लेकिन इतना जो उत्साह हमने दिखाया या इतना तुम्हारी जो खातिरदारी की, उसके उसके बेस में जो हमारी आशा थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन क्या थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो राइटर कह रहा है कि हमें यह उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशन थी कि दूसरे दिन तुम इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, जो हॉस्पिटैलिटी की है, तुम्हारी जो स्वागत किया है, उसकी याद अपने मन में रखकर किसी ट्रेन से चले जाओगे और हम तुम्हें बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा रुको ना, हम हट करेंगे, पर तुम मानोगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह, एक अच्छे मेहमान की तरह चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम दूसरे दिन भी एक मीठी सी स्माइल लिए हमारे घर में बने रहे। हमने इस पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख, इस दुख को भी सहन कर लिया, इस पीड़ा को भी पी लिया और प्रसन्न बने रहे, खुश बने रहे। जो रात में हमने तुम्हारा एक ग्रेट वेलकम किया था, उसके आगे भी हमने दोपहर को भी तुम्हें लंच दिया, अच्छा सा खाना बनाया और रात में तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो राइटर कह रहा है कि इससे ज़्यादा हमने किसी की भी मेहमान नवाजी नहीं की, किसी भी मेहमान का स्वागत नहीं किया। हमने ये जो तुम्हें ट्रीट दी, यह हमारा आखिरी लास्ट था, उसके आगे हम कभी भी नहीं बढ़े थे। इसके बाद तुम्हें दिल से विदाई देने का वह क्षण आ जाना चाहिए था, जब हम प्यार के साथ, दुख के साथ तुम्हें विदाई देते थे और तुम्हें सेंड ऑफ करते और तुम जाते और हम तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो तीसरे दिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें धोबी को कपड़े देना है धोने के लिए, तो यह एक बड़ा धक्का था जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, अप्रत्याशित था, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। और ये जो चोट मुझे लगी वो बहुत दिली चोट लगी थी। मुझे लगा था कि आज तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम तो अपने कपड़े धोबी से धुलवा रहे हो, मतलब तुम अभी और रुकने वाले हो। ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ की जो बेला थी और तुम्हारे जाने का जो समय था
वो और लंबा हो गया है और यह रबड़ की तरह खिंच गया है, अब तुम्हारा साथ और लंबा हो जाने वाला है। और इसकी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था, तो इसलिए मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि मेहमान हमेशा भगवान नहीं होते हैं, कभी कभी वो मानव होते, ह्यूमन होते हैं, आदमी होते हैं, और उनमें थोड़ा सा राक्षस भी रहता है जो मेरे घर की शांति को नष्ट कर रहा है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। तो राइटर ने उसमें भी अपने मेहमान को एक ऑप्शन दिया कि धोबी की बजाय लॉन्ड्री में देते हैं ताकि वो कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन ये उसको विश्वास हो रहा था कि जब कपड़े धुलकर आ जाएंगे तो मेहमान चला जाएगा। तो मेहमान ने पूछा कि लॉन्ड्री कहाँ है, तो राइटर बोला कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और उसकी जो सहजता थी उसके ऊपर उसने औपचारिकता का बुर्खा डाल लिया या कुर्ता डाल लिया। मतलब सहज भाव में तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने उसको औपचारिकता के मुस्कान में बदल दिया। अब पत्नी ने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो जब राइटर ने बताया कि लॉन्ड्री में कपड़े देने जा रहे हैं, तो मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। तो राइटर कह रहा है कि जब उसकी पत्नी को यह पता चला कि मेहमान के कपड़े लॉन्ड्री में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। राइटर कह रहा है कि कई वर्ष पहले इन्हीं आंखों से आकर्षित होकर उसने अपनी अकेलेपन की यात्रा को समाप्त किया था और उसके साथ घर बसाया था। पर अब जब भी उसकी पत्नी की ये आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसका मन डर जाता है कि अब पता नहीं यह कौन सा रूप ले लेगी। और वास्तव में उसकी पत्नी की आंखें बड़ी क्यों हुई थी? क्योंकि उसके मन में यह डाउट था, यह डर था कि लगता है कि मेहमान अभी और दिन रुकने वाले हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। तो राइटर कह रहा है कि मेरी पत्नी के मन में ये जो आशंका, ये जो डाउट आया था वो बिना कारण का नहीं था, बेकार नहीं था, क्योंकि तुम जा ही नहीं रहे हो। लॉन्ड्री में जो कपड़े दिए थे वो भी आ गए हैं, पर फिर भी तुम यहीं हो। जिस बेड पर तुम सोए थे उस बेड की चादर भी चेंज की जा चुकी, फिर भी तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर हम जो हमेशा मुस्कुरा रहे थे अब हम बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। जो ठहाके जोर जोर से हंस रहे थे हम कल इस कमरे में, अब कुछ भी नहीं है। पहले इतने विषयों पर बातचीत की, पर अब बिल्कुल हम दोनों चुप हैं। कोई भी उस बातचीत की गेंद को हिला नहीं रहा है, मतलब कोई भी पुढ़ाकार नहीं रह रहा है बातचीत करने में। कल से राइटर उपन्यास पढ़ रहा है और जो मेहमान आया है वो कोई फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। मतलब अब हम दोनों के बीच कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, और जितने भी टॉपिक थे डिस्कशन करने के, चर्चा करने के, वो सारे खत्म हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। तो राइटर कह रहा है कि हर विषय पर, फिर वो जॉब हो, फैमिली हो, बच्चे हो, मूवीज़ हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, रिश्तेदारी संबंध हो, तबादले या ट्रांसफ़र के बारे में हो, पुराने दोस्तों के बारे में हो, परिवार के नियोजन के बारे में हो, महंगाई के बारे में हो, साहित्य लिटरेचर के बारे में हो, यहाँ तक कि हमारी जो ओल्ड गर्लफ्रेंड्स थी उनके बारे में भी हमने आपस में डिस्कशन किया। और अब
कोई विषय नहीं है बात करने को, हम दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब अभी तक तुम्हारे साथ बैठने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत प्रेम अनुभव कर रहा था, पर अब धीरे धीरे मुझे बोरियत हो रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत गालियां दी जाए, बहुत बुरा भला किया जाए ताकि तुम जाओ, लेकिन तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक रहा है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाऊँ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पे आ गए। तो राइटर कह रहा है कि कोई अदृश्य, मतलब जो दिखाई नहीं दे, इनविजिबल गम या फेविकोल से तुम यहाँ पर चिपक गए हो, तुम्हारी पर्सनालिटी हमारे यहाँ चिपक गई है। और इसका रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब क्या रखा है जो तुम मेरे घर में रुके हुए हो। बार बार मेरा मन यही प्रश्न कर रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल तो पत्नी ने भी धीरे से पूछ लिया था कि ये कब तक टिके रहेंगे, कब जाएंगे ये। तो मैंने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब तक रुकोगे। और मैं तुमसे यह प्रश्न पूछ भी नहीं सकता कि कब तक रहने वाले हो। मेरी पत्नी ने भी कह दिया कि अब तो खिचड़ी ही बनेगी, तो मैंने भी कोई मना नहीं किया, क्योंकि अब तुम्हारी मेहमान नवाजी या तुम्हारे स्वागत सत्कार की जो एनर्जी हम दोनों में थी, हम बड़े खुश हो के तुम्हारा स्वागत कर रहे थे, तरह तरह की चीज़ें बनाकर तुम्हें खिला रहे थे, हर तरीके से तुमसे बातचीत करके तुम्हें खुश रख रहे थे। अब वो जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है। अब जहाँ डिनर से चले थे, अब हम खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तो राइटर कह रहा है कि अब भी अगर तुमने नहीं डिसीज़न लिया और अपना बेड नहीं बांधा, जो कि ट्रैवल में ट्रेनों में उपयोग किया जाता है, उसे गोल करके बांधा नहीं, तो शायद अब हमें उपवास करना पड़ेगा, मतलब घर में खाना नहीं बनेगा। अब धीरे धीरे तुम्हारे और मेरे रिलेशन जो हैं वो ट्रांजिट मोड में जा रहे हैं, अब चेंज हो रहे हैं। पहले हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, शायद अब हम दुश्मन भी बन जाएं। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो मित्र कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो राइटर कह रहा है कि ऑब्वियसली तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा होगा, लोगों को दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है, पर अगर ऐसा होता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ जाकर रहते, क्यों कोई अपने घर में रहता। लेकिन अपने घर की जो इम्पोर्टेंस है उसके गीत इसीलिए गाए गए हैं ताकि लोग दूसरों के घर जाकर ना रहें। होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है, लेकिन तुम मेरे स्वीट होम में जाकर हमारी स्वीटनेस को कड़वाहट में बदल रहे हो, उसे काट रहे हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, पर यह शराफत नहीं है। और मैं बहुत तुम्हारा आदर करता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब अगर समय रहते तुम नहीं गए तो शायद मैं तुम्हें गेट आउट भी कह दूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो राइटर कह रहा है कि अगर आज रात भी तुम ऐसे खर्राटे लगा के सोते रहे तो कल जो सुबह होगी वह तुम्हारे आने का 5वां दिन होगा। और उस 5वें दिन में जब सूरज की किरण तुम्हारे माथे को चूमेगी या तुम्हारे माथे को स्पर्श करेगी, तो ईश्वर करे कि तुम अब वापस घर जाने का निर्णय लो, रिस्पेक्टफुल निर्णय लो, नहीं तो फिर मुझे कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी, मतलब मेरे तुम्हें बेयर करने की यह लास्ट मॉर्निंग होगी। उसके ज़्यादा मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, मतलब मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि उसके बाद भी मैं तुम्हारा स्वागत सत्कार कर सकूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं।
एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम लौट जाओगे अतिथि। तो राइटर कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान होते हैं, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि पूरे उम्र भर तुम्हारी स्वागत सत्कार और सेवा करता रहूँ। एक देवता और एक मनुष्य लंबे समय तक साथ नहीं रहते हैं। भगवान भी आते हैं तो दर्शन करके लौट जाते हैं। तो तुम भी चले जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा जो महानता है या देवत्व है या तुम में जो भगवान वाले गुण हैं वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। अगर मैं मनुष्य वाली पर उतर आऊँगा तो पता नहीं मैं तुम्हारा अपमान किस हद तक करूँ। तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ, अब बहुत हो गया, तुम अब लौट जाओ। तो एक सामान्य परिस्थिति के लोग जो रहते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, उनके पास ना ही इतने संसाधन रहते हैं, ना ही इतना पैसा होता है कि वो अपने घर आए मेहमान का बहुत अच्छे से सादर सत्कार कर जाए। ऐसे में मेहमान का घर आना उन्हें एक बोझ लगने लगता है। कुछ उन्हीं लोगों के भावों को राइटर ने इस व्यंग रचना के द्वारा प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।